जब नाम दोस्तों इंग्लिश डिपार्टमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने आर्टिकल पर कुछ चर्चाएं की थी, कुछ डिस्कशन हुआ था और आर्टिकल का चार वीडियोस हमने अपलोड किया था और बड़ा ही बेहतरीन वीडियोस था, आप लोग देखेंगे उसे। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर को आप यूट्यूब पे डालिए ताकि हम लोग अच्छे ढंग से समझ सकें उसे। तो दोस्तों आज उन्हीं इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम कोशिश करने जा रहे हैं। बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है वो, तो बिना देर किए हुए दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ जाते हैं। टॉपिक है बेसिक इंग्लिश देखो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अगर क्वेश्चंस या आप एडवांस अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें आपको समस्या नहीं होगी। मेरा अपना मानना है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। तो आते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग नाउन को कवर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा और इंटरजेक्शन होगा। सबको हम डील करेंगे डेफिनेशन सही और इसको टेक्निकली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी टाइप से पढ़िएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग इसको टेक्निकली पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आते हैं नाउन क्या है दोस्तों। नाउन के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, लिखो ना। नाउन क्या है तो ध्यान दीजिए। नाउन दोस्तों पता है क्या चीज से बना है? ये ना NOWNE नाउनी वर्ड से बना है। क्या चीज से बना है? नाउनी वर्ड से। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हर 20 साल 25 साल बाद हर एक चीज में परिवर्तन होता है। क्या? चाहे वो मनुष्य का जो कल्चर है, उसका रहने सहने का जो तौर तरीका है, उसमें भी चेंजेज आ जाता है। भाषा को अगर देखिएगा तो भाषा में भी क्या होता है, कभी भी याद रखिएगा इस लाइफ में कि भाषा कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, उसमें हमेशा चेंज होते रहता है। मतलब भाषा में परिवर्तनशील। जैसे आज से आप 40 साल 50 साल पहले रहिएगा तो जो हिंदी में जितने भी शब्द थे वो सारे शब्द आज के डेट में क्या हो गया, लगभग चेंज हो गया है। उसी प्रकार इंग्लिश 1980-70 के दशक का अगर आप इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश में जितने भी शब्द थे वे सारे शब्द अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, कुछ नए शब्द आ रहे हैं। तो ये लैंग्वेज जो है ना दोस्तों, कभी भी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, किसी प्रकार की भाषा में हमेशा क्या होता रहता है, बोलिए, चेंज होते रहता है। उसी प्रकार अगर भाषा में चेंज हो रहा है तो शब्दों में भी क्या है, चेंज है। क्योंकि भाषा तभी बनेगा ना जब हम कोई भी आइडिया लाते हैं और उस आइडिया को साउंड के रूप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो नाउन एक क्या गया, साउंड हमने यूज किया और ये नाउन जो है पहले क्या था, नाउन क्या था, ये नाउन। तो उसी तर्ज पे ये भी क्या हुआ, चेंज हुआ है। 12वीं शताब्दी तक ये नाउन क्या था, 12वीं 13वीं शताब्दी तक ये नाउनी ही था। लेकिन 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद जब 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में जब हमारी सभ्यता क्या हुआ, इन किया, तब दोस्तों क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज में एक बड़ा ही बदलाव है। ये जो बदलाव है ये इंग्लिश का मिडिल पीरियड का है। कौन सा? मिडिल पीरियड। अब जानते हैं कि इंग्लिश जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उसको 3 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया नहीं। तो दोस्तों एक ओल्ड इंग्लिश है और दूसरा मिडिल है और तीसरा मॉडर्न है। तो ये क्या चीज है, तो मिडिल
क्या कर सकते हैं, मिडिल एज में इन सारी चीज़ों का क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज मतलब चेंज आना शुरू हुआ और नाउन क्या बन गया, नाउन क्या बन गया, नाउन बन गया। 14th सेंचुरी में इसका मॉडिफिकेशन हुआ, क्या हुआ, 14th सेंचुरी में इस नाउन का मॉडिफिकेशन हुआ नाउन के रूप में। तब से हम लोग क्या इसको नाउन, क्लियर हो। तो ये नाउन से बना है, क्या चीज़ से बना है, नाउन से। तो दोस्तों आपको समझना है कि ये नाउन आया है, तो दोस्तों लैटिन से आया। तो इस नाउन का जो अगर ओरिजिन जानना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे, ओरिजिन, तो क्या है, लैटिन। आप देखिए लैटिन क्या है, तो लैटिन एक लैंग्वेज का है। लैटिन इज द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैटिन क्या है, लैंग्वेज का नाम है, जो कहा तो दुनिया के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। जैसे आप फ्रांस ले सकते हैं, उसका जर्मनी तो पूरा उसी एरिया से इसका उद्गम ही हुआ है क्या, तो उसी कुछ एरिया में लैटिन शब्द बोला जाता है। ये बहुत ही पुरानी भाषा है। आते हैं आगे क्या, तो ये समझ में आ गया। ये फर्स्ट यूज का हुआ क्या, ये याद लीजिए, फर्स्ट यूज जो नाउन का यूज हो रहा है, क्या चीज का, नाउन। फर्स्ट यूज ऑफ नाउन है क्या, ऑफ नाउन। ये नाउन का फर्स्ट यूज 14th, क्या मैंने कहा दोस्तों, बोलिए 14th सेंचुरी में, क्या बनता है, 14th सेंचुरी। क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत है ना किसको, आ देखिए। अब आप लोग डेफिनेशन को हम लोग क्लियर करें। देखिए नाउन है क्या, तो इसके डेफिनेशन के लिए अगर हम ये कह दें ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर पॉलिनम, तो इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, और इससे बेहतरीन डेफिनेशन दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। इससे बेहतरीन डेफिनेशन मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा। और जिसने भी, हालांकि ये डेफिनेशन मैं मेरा अपना ये डेफिनेशन तैयार नहीं किया हुआ, जो रियलिटी ये आर.के. सिन्हा जी का जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर है, उसमें ये डेफिनेशन उन्होंने लिखा कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड। हालांकि जो उन्होंने ये डेफिनेशन तैयार किया इसमें बहुत सारी बातें छुपी हैं। इसी सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अभी डिस्क्लोज करेंगे, अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेनेशन देंगे। और हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस, हालांकि वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इतना शॉर्ट में अगर आप लिखते हैं ना तो ये बेहतरीन है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ रहे हैं, नाउन क्या। तो आते हैं ऑल द नेमिंग वर्ड्स क्यों का, दुनिया का कोई भी नेमिंग वर्ड होगा, क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा। अब कहिए सर ऑन क्या है, एप क्या है, सर वो क्या है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये नाउन है तो आप अचंभे में पड़ रहे नहीं क्या, ऑन आप यही कहिए प्रेपोजिशन, एप क्या है, प्रेपोजिशन, गो क्या है, लेकिन दोस्तों इसे भी नाउन कहा जाएगा इस डेफिनेशन के अनुसार। सुनिए, इस डेफिनेशन के अनुसार इसे भी हम नाउन क्या संज्ञा दे सकते हैं। अब पूछिए कैसे, तो देखिए मैंने कहा ऑल द नेमिंग वर्ड्स, तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या प्रेपोजिशन में आता है, तो ये कहीं ना कहीं नेमिंग में है क्या गया, ये ऑन एक प्रेपोजिशन है। ये बात अगर आप नेम कह दिए इसका मतलब नाउन के रूप में आएगा। अब नाउन के रूप में कैसे आएगा, तो नाउन के फंक्शन को जानना पड़ेगा, क्या चीज को, नाउन के फंक्शन को जानना पड़ेगा। नाउन के फंक्शन क्या होगा, तो नाउन के फंक्शन यही है कि आप जानते हैं कि नाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। मालूम है ना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन होता है। दुनिया का कोई ऐसा वर्ड हो ही नहीं सकता सिर्फ और सिर्फ नाउन। नाउन के सिवा दुनिया का कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता, जब भी होगा तो नाउन। ये अपने दिमाग में गड़ा के बांध के याद करो। अब क्वेश्चन बना कि सर और भी तो शब्द हो सकता है प्रेपोजिशन, तो दोस्तों सॉरी प्रोनाउन भी नाउन के इक्विवेलेंट होता है, प्रोनाउन भी नाउन के इक्विवेलेंट होता है। जेरन क्या है, जेरन भी तो नाउन के इक्विवेलेंट
नहीं। तो इसका मतलब कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो वो हर हाल में नाउन बनेगा, दूसरा किसी को अधिकार नहीं है। अगर दूसरा बनेगा तो उसको नाउन के क्या चीज को, फंक्शन को, नाउन के क्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब देखो इसको हम कैसे नाउन बना रहे हैं, ध्यान दो। मैंने ऑल द नेमिंग वर्ड्स कहा ना, अब देखो मैंने कहा एट, मैंने कहा और इसको मैंने कोट कर दिया। मैं कह रहा हूँ एट इज अ वर्ड, एट इज अ वर्ड consists of 2 letters। कितने लेटर हो बताइए, कितने लेटर? 2 लेटर। 2 लेटर है ना, तो 2 लेटर है एट में। मैंने कहा एट, मैं अभी इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहा हूँ बताइए? एट के बारे। अरे एट के बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको मालूम है जिसके बारे में बात किया जाता है वही तो सब्जेक्ट होता है, तब प्रूफ नहीं होता। जिसके बारे में, दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का पार्ट ये है और बात हम इसी का कर रहे हैं। अतः दोस्तों ये सब्जेक्ट बना, अगर सब्जेक्ट बना तो ये आपको पता है कि सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको है, नाउन को, अर्थात एट क्या बना, नाउन। तो प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ हो गया ना। तो ये अब क्वेश्चन बना कि आपको कोई भी अगर शब्द दे दिया जाए तो क्या आप उसको गो कह दिए तो क्या वर्ब हो जाएगा? नहीं, जब तक कि वो किसी सेंटेंस में वर्क नहीं कर रहा है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो काम कर रहा है, वहां से पता किया जाता है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो हर एक शब्द समझना है ना, और यहाँ से मैंने अच्छे ढंग से प्रूफ भी कर दिया। और दोस्तों इज लिखा हुआ है तो इज किसके लिए आया है? ये जो वर्ब है कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट का ही पालन करेगा ना, तो वर्ब हो गया जिसका सब्जेक्ट कौन है, एट है। और चूंकि ये सिंगुलर है, क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत? उसमें गो तो मैं लिख सकता हूँ गो, वो कोट कर दीजिए इज, गो इज अ वर्ड, इसमें भी कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स, इतना ही लिख देना। क्या इज का वर्ब आ गया, वर्ब है तो इसका मतलब सब्जेक्ट है। अगर दोस्तों सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको है, क्लियर हो? इसका मतलब इस लाइन, इस सेंटेंस बहुत ज्यादा नहीं, क्लियर हो गया ना? तो ये दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से एक बार लिखिए। तो आप लिख लिए होंगे आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं नाउन के फंक्शन में। क्या चीज का? नाउन का फंक्शन। तो लिख लीजिए टॉपिक फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन ऑफ अ, फंक्शन ऑफ अ नाउन का फंक्शन है। क्या जानना है? वी हैव टू नो फंक्शन ऑफ नाउन। अब नाउन का फंक्शन क्या हो, ये कैसे कार्य करेगा, यही आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है फंक्शन। अगर आपको फंक्शन नहीं समझ में आएगा तो याद रखिएगा आपको नाउन कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फलाना ढिमका, ये सब पढ़ते आए। और इसी की वजह से आप बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी 10 साल 15 साल से आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, वॉइस, नारेशन पढ़ते हैं, फिर भी आपको कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे नहीं बनता है। चाहे वो आर्मी कलर का हो, चाहे SSC CGL हो, LDC हो, MPSC हो, चाहे UPSC लेवल तक का क्वेश्चन क्यों ना हो, उसका सॉल्व नहीं होने की वजह से, नहीं होने का कारण यही है कि आप उसको टेक्निकली नहीं पढ़ते। इंग्लिश को आप टेक्निकली पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन में पहला, नाउन को मैंने कहा था कि नाउन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तो लिख सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। और चूंकि सब्जेक्ट होता किसका होता है, आप जानते हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट याद रखिएगा हमेशा किसी न किसी वर्ब का ही सब्जेक्ट हो सकता है।
क्या और किसी का सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। अपर लेवल पे आइएगा तो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी बनता है, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, बहुत अलग दूर की चीज है, कभी हम बताएंगे उसको डीप से। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिएगा एज अ सब्जेक्ट, क्या चीज के रूप में? सब्जेक्ट। नाउन क्या चीज के रूप में काम करेगा? सब्जेक्ट के रूप में हर हाल में काम करेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं कह रहा हूं अंडर, क्या मैंने कहा? अंडर द ट्री, क्या मैंने कहा? अंडर द ट्री was lying an old man. Under the tree was lying an old man. बताइए अब सब्जेक्ट क्या है? बताइए तुम। ओल्ड मैन। तो दोस्तों ओल्ड मैन होगा। अब देखिए कितना स्टूडेंट के दिमाग में पता है क्या बैठा रहता है कि पहले सब्जेक्ट होता है ना, उसके बाद वर्ब होता है, और ये तो पूरा वर्ब हो गया, और उसके बाद अदर हो गया। दिमाग में स्टूडेंट यही लगा रहता है कि सब्जेक्ट क्या? द ट्री। दोस्तों द ट्री हम बात किसी कर बार बार याद रखिए, आप लोग को पता ही होगा सब्जेक्ट क्या होता है। हालांकि एक सब्जेक्ट पर भी एक अलग से लेक्चर देंगे, बहुत डीप लेक्चर देंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, उसका सब्जेक्ट के टाइप्स बताएंगे, उसके पार्ट्स बताएंगे, सब्जेक्ट प्रॉपर बताएंगे, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी बताएंगे, वो सारा चीज एक अलग बताएंगे। फिलहाल मान लीजिए किसी भी सेंटेंस का वो भाग जिसके बारे में बात की जाती है, हम बात किसकी कर रहे हैं? ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं। और ऐसे में सब्जेक्ट को अगर पहचानना हो तो हु लगा के क्वेश्चन कीजिए। क्या चीज लगा करके? हु। तो कौन लेटा हुआ था, कौन पड़ा हुआ था? ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। तो हु से क्वेश्चन किए, जवाब मिल गया, आपका दोस्तों सब्जेक्ट यही बना। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? बस समझ गए, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं था। अब क्वेश्चन है कि है क्या? तो दोस्तों ये एडवर्ब क्या है? अंडर द ट्री कहीं ना कहीं प्लेस को बतला रहा है। क्या चीज को बतला रहा है? प्लेस को। और प्लेस को बतलाने वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? बोलिए। एडवर्ब प्लेस। तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि इज एम आर वाक्य के बाद एडवर्ब नहीं आ सकता, यही ना था क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ही वाज देयर, अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये देयर क्या है? एडवर्ब। क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता इज बार बात के बाद एडवर्ब नहीं आएगा, हर हाल में आएगा, लेकिन एडवर्ब प्लेस ही हो। क्या हो गई? एडवर्ब ऑफ प्लेस ही। एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आ सकता, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर दोस्तों कहीं ना कहीं एडजेक्टिव की या वर्ब की विशेषता बदलाने का काम करता है। तो ध्यान दीजिए ये एडवर्ब हो गया। ही वाज एट होम, ही चाहिए इज एट होम, एट माय होम, एट माय होम, वह मेरे क्या चीज पर? घर पर। एट माय होम कहाँ है? मेरे घर। क्या बना? एडवर्ब प्लेस। क्लियर हो? बस और नहीं। और एक और याद रखना, कभी भी प्रीपोजिशन, सुनो, प्रीपोजिशन प्लस नाउन इक्विवेलेंट मिल करके या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है या तो एडवर्ब फ्रेज बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है। क्या ये? फ्रेज। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 शब्द मिलके बना है, और ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें फाइनाइट वर्ब न हो, समझ आ रहा ना, और सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरफ बिहेव करे उसे ही फ्रेज कहा जाता है। तो देखो तो सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम पड़ा कि नहीं? एडवर्ब का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब नाउन बना ले एडवर्ब एडवर्ब। तो देखिए तो सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो हर हाल में आगे करे। एडवर्ब क्या है? इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। इसका मतलब जो सब्जेक्ट बना हुआ है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट बना हुआ कितने वर्ड का है? 3 वर्ड का। अतः सब्जेक्ट तो है, अगर ये सब्जेक्ट है तो हम बता चुके हैं कि नाउन को ही सब्जेक्ट बनने का अधिकार है। इसका मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड है तो ये निश्चित रूप से एक नाउन तो होगा नहीं क्या? तो इसको फ्रेज ही तो कहिएगा। तो दोस्तों ये फ्रेज क्या है? फ्रेज। और फ्रेज में कौन सा फ्रेज बनेगा? क्योंकि चूंकि ये सब्जेक्ट है ये नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बनेगा अधिकार किसको है? नाउन। अगर नाउन को आता है नाउन फ्रेज नहीं कहोगे इसको, एकदम आसान है। तो दोस्तों ये नाउन फ्रेज बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया? एडवर्ब फ्रेज बन गया। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट बनने का काम
क्लियर हो गई बात? बस समझ आ गया? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी दोस्तों क्या कोई भी नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर सब फ्रेज बना हुआ है पूरा, और इसमें जो मेन सब्जेक्ट है ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दो, ये वाला जो है मेन सब्जेक्ट है। क्या है? मेन सब्जेक्ट। क्लियर हुआ बात? अरे बात समझ में आया कुछ? ये आपका क्या है? मेन सब्जेक्ट। समझे? अब कैसे जानो कि मेन सब्जेक्ट कौन होगा? ओल्ड, क्या ओल्ड को तुम संख्या में कन्वर्ट कर सकते हो। ओल्ड का भी संख्या हो सकता है। अरे मैन का संख्या होता है, मैन का मेन बनता है, लेकिन ओल्ड का क्या बनता है? नहीं बना। इसका मतलब पक्का यही मेन सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है कि उसमें क्या चीज को मेनी और मच लगा दो। क्या मेनी? क्योंकि मेनी होगा तो काउंटेबल नाउन होगा तो पक्का मेनी को आज कहेंगे। सुनो बात, मेनी मेन कह सकते हैं, अगर वो अनकाउंटेबल होगा तो मच लगे तो उसमें लॉट ऑफ लगे। बस ना किया तो कुछ डिटरमाइनर है, कुछ सर्टेन डिटरमाइनर लगा करके क्या कर सकते हो तुम, उसको पता कर सकते हो कि कौन सा मेन सब्जेक्ट है। और ये बहुत सारे तरीका है, हमने कुछ को डील कर दिया तो क्लियर हो गया। और इसमें एग्जांपल लेते हैं तो हाँ देखिए, ये बात हर हाल लेना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानने आ गया ना तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो ऐसे ही बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, मैन सिंगुलर है, और मैन कैसा है? ओल्ड है बेचारा, और एक ही व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति है तो सिंगुलर हुआ, तो देखिए वन लिखा हुआ है क्या है? अगर यहाँ पर हम ये लिख देते मेन, क्या लिख देते? अब एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा, आपको लगेगा ट्री वाच, क्या लगेगा? ट्री वाच। आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट में यहाँ ये लिखा क्या हुआ है? मेन प्लूरल है। अगर दोस्तों प्लूरल है आवाज तो क्या कुछ समझना है? सब्जेक्ट को पहचानने जिसको आ जाएगा वो बहुत सारी चीजों को क्या कर सकता है? समझ सकता है। और यही वजह है कि नाउन को हमने टेक्निकली पढ़ाने का कोशिश किया। इसका फंक्शन बता रहा हूँ, फंक्शन समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजों से आपको निजात मिल जाएगा। बढ़े आगे, चलो बढ़े, कोई दिक्कत नहीं कर। और एग्जाम्पल ध्यान दो। और देखो इसके और खूबसूरती लास्ट में सब्जेक्ट लिखा हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है क्या कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब होता है। देखो सेंटेंस असर्टिव है दोस्तों, क्या है? फुल स्टॉप और फिर भी सब्जेक्ट लास्ट में, सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है, सब्जेक्ट शुरू में भी हो सकता है, सब्जेक्ट कहीं भी लिखा जा सकता है, नो डाउट। क्लियर हुआ बात? और ये इन्वर्सन का केस है। क्या चीज का केस है? इन्वर्सन का। इसमें हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ सकते हैं क्या? कुछ और इसका एग्जांपल देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में। मैं कह रहा हूं some people are honest। कुछ लोग क्या है? ऑनेस्ट। और इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? ये आपका वर्ब है, ये क्या है? बोलिए। सब्जेक्ट क्या हो गई? सब्जेक्ट क्या हो गई? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में हालांकि ये बना क्या? फ्रेज ही बना। क्या बना? फ्रेज। अब फ्रेज में ये सिंपल फ्रेज है। क्या? अगर दो वर्ड का अगर कोई फ्रेज बनता है तो उसको सिंपल फ्रेज बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसको आप लिखिए सिंपल फ्रेज। और ये भी पता है कि फ्रेज में क्या है? ये नाउन, सिंपल नाउन फ्रेज। सिंपल नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज। अगर नाउन है तो नाउन कोई तो सब्जेक्ट बनने का अधिकार है। अब भाई आपका सब्जेक्ट बनिए और मेन सब्जेक्ट इसमें फिर से क्या आ गया? बोलिए। पीपल। पीपल है मेन सब्जेक्ट। इस बात को याद रखिएगा। क्या है? मेन सब्जेक्ट क्या है? ऐसे क्लियर हो गया होगा? यस सर। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाउन का फंक्शन में पहला ये है कि नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। बात तो समझ आ गया? तो देखिए सब्जेक्ट बना हुआ है वर्ब का। मोहन एंड सोहन। क्या मैंने कहा? मोहन एंड सोहन आर FRIENDS फ्रेंड्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोहन और सोहन की बात कर रहा हूँ।
ध्यान दीजिए, एंड क्या है, बोलो, कंजंक्शन। क्या है दोस्त, एंड क्या है, कंजंक्शन। और याद रखिएगा पूरे इंग्लिश ग्रामर में एंड ही एक ऐसा कंजंक्शन है जो अगर आएगा तो संख्या में किसी भी नाउन के वृद्धि कर देता है। बाकी दुनिया का कोई ऐसा कंजंक्शन नहीं है जो अगर सेंटेंस में आएगा जिसके साथ जुड़ेगा उसकी संख्या को बढ़ा देगा, ऐसा होता ही नहीं। सिर्फ एंड को ही अधिकार है। तो एंड अगर जुड़ गया दो नाउन से तो इसकी संख्या को बढ़ा दिया, अगर संख्या को बढ़ा दिया तो संख्या बढ़ जाने का क्या मतलब, सिंगुलर से प्लूरल हो जाए, इसका मतलब प्लूरल। अगर प्लूरल तो हुआ भी क्या है, प्लूरल हुआ। ये भी दोस्तों क्या है, नाउन फ्रेज। क्या है ये, नाउन फ्रेज। और क्या चीज का काम कर रहा है, बोलिए, सब्जेक्ट। बोलो दोस्त, सब्जेक्ट का। कितना मिनट होगा, 26। इतना जल्दी 26 मिनट पढ़ते हो, जल्दी से लिखिए, बढ़े आगे दोस्त बढ़े। तो एक और इसमें हम बताते हैं, उसके बाद हम लोग कल इस पर भी क्वेश्चंस करेंगे सब्जेक्ट इसके बारे में। आ जाइए क्या, दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन क्या चीज का नाम करेगा, बोलिए, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ, एज एन ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन। दोनों एक साथ लिख देते हैं। क्या मैंने कहा, नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है और साथ ही साथ किसी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बच्चा पता है कहाँ गड़बड़ाता है, वो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द को ऑब्जेक्ट कंसीडर ही नहीं कर पाता है। उसको ये बात पता ही नहीं चलता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। समझे, यही पर स्टूडेंट क्या करता है, मिस्टेक करता है, और इसी की वजह से उसको प्रीपोजिशन समझ में नहीं आता, हाई प्रीपोजिशन। हालांकि ये मैं मानता हूँ प्रीपोजिशन बहुत ही टफ माना जाता है इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इसका अंत नहीं। हाँ, अगर टेक्निकली पढ़ा जाए तो प्रीपोजिशन भी आसान होता है। फिलहाल हम लोग इस पे बात करते हैं। तो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई नाउन, और किसी वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा कैसे, ध्यान देते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मिस्टर, नहीं, हाँ, मिस्टर गुलफाम। क्या मैंने कहा, मिस्टर गुलफाम ऑर्डर। क्या मैंने कहा, मिस्टर गुलफाम ऑर्डर। क्या मैंने कहा, मिस्टर गुलफाम ऑर्डर सम कप ऑफ टी। मिस्टर गुलफाम ने क्या किया, कुछ कप ऑफ टी हाँ ऑर्डर। हालांकि सेंटेंस गलत है, ऑर्डर हिम लिखो, ऑर्डर हिम सम कप ऑफ, पता है क्यों, क्योंकि दोस्तों ऑर्डर जो है ना, समझ रहे हो ना, ये डाइट रहनी चाहिए। क्या है, डाइट, इसीलिए मैंने तो ध्यान दीजिए, मिस्टर गुलफाम ने उसे कुछ चाय क्या किया, ऑर्डर के बाद कुछ चाय लिया। तो ध्यान दीजिए, ये ऑर्डर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अब किसको ऑर्डर दिया, हिम को देख ही रहा दूसरी ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन, ये नाउन ही क्यों बने, ये क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन किसके बराबर होता है, नाउन के तो बराबर होता है। हालांकि हमको यहाँ दे जाना, यहाँ ना देखिए, सम कप ऑफ टी, 1 2 3 4, 4 शब्द हैं। क्या है, 4 शब्द, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है ना। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो ये फ्रेज बना, और ये फ्रेज कौन सा फ्रेज होगा, कैसे जानेंगे, नाउन फ्रेज। क्यों, क्योंकि इस ट्रांजिटिव वर्ब का क्या बना हुआ है। वैसे भी जानते हो कि ऑर्डर क्या होता है, डाइट्रानिटी, वैसा ट्रांजिटिव वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो ऑब्जेक्ट बना ही, और साथ ही साथ
ये जवाब भी दे रहा है। मैंने कहा था ना कि नाउन हमेशा कौन या क्या, किसको का या क्या का जवाब देता है, ये बता देना। हाँ। नहीं जी, यस तो सर। ध्यान दो, यहाँ पर क्या बना हुआ, ऑब्जेक्ट बना हुआ है नाउन। तो ध्यान दो, ऑर्डर किसको ऑर्डर किया, हिम, और क्या ऑर्डर किया, अगर क्या का रिप्लाई किया तो ये भी क्या ऑब्जेक्ट, और किसको का जवाब दिया तो ये भी ऑब्जेक्ट। और ये ट्रांजिटिव, डायरेक्ट ट्रांजिटिव को हमेशा क्या और किसको का जवाब देता है। तो ये किसको का जवाब दिया और ये क्या का जवाब दिया। अगर क्या का जवाब दिया कि पक्का ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाउन है। क्या हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी के अस्तित्व की बात कर रहे हो, बात कर रहे हो। क्या है, ये क्या है, खाने के लिए सामान, नहीं ऐसा बोलते हो ना, फल है। तो ये सब क्या है, नाउन ही तो है। क्या का रिप्लाई करने वाला कहीं ना कोई नाउन ही होगा। तो दोस्तों क्या का रिप्लाई कर दिया, नाउन है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो क्या बन जाएगा, नाउन में नाउन फ्रेज डिफाइंड वर्ब, क्या बोलोगे इसको, नाउन नाउन फ्रेज। क्लियर हुआ ये बात, यस सर। एकदम आसान था। तो मैं यही मान रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ नाउन में नाउन किसी भी भाग का ऑब्जेक्ट हो सकता है। और भी देखते हैं, she loves, मोहन एंड, वह मोहन और सोहन को क्या करती है, बिना से लव करती है। वह मोहन और सोहन को लव करती है। हो सकता है उसके बेटे होंगे क्या। तो यहाँ पर देखिए, लव फिर से आपका ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव में ये मोनो है। क्या है, लव याद रखिएगा, मोनो ट्रांजिटिव है। तो लव पर मोनो ट्रांजिटिव है तो किसको प्यार करती है, मोहन और सोहन को प्यार करती है। चूंकि तीन शब्द है फिर से फ्रेज बना, और चूंकि ये क्या का रिप्लाई कर रहा है, सॉरी किसको का रिप्लाई कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, और नाउन में चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है तो क्या कहोगे, बोलो नाउन फ्रेज। नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस सर। एकदम आसान, कुछ है ये नहीं। बहुआ वाला क्वेश्चन। लेकिन स्टूडेंट सबको पता नहीं, क्या नहीं हो पाता, अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते। चलिए ये तो क्लियर हो गया। हमने इसके और ध्यान दीजिए, बस एक प्रेपोजिशन वो क्या कितना देर में ना दे, ध्यान दीजिए प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ध्यान दे, जान लेते थोड़ा सा। अब देखो, ही इज गोइंग, क्या मैंने कहा, इज गोइंग, गोइंग टू पटना। गोइंग क्या है, इंट्रांजिटिव, क्या है ये इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या बना, प्रेपोजिशन है। क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा शब्द लिखना चाहते हो तो बिना प्रेपोजिशन के दोस्तों नहीं लिखा जा सकता है, याद रहेगा। यस सर। बिना प्रेपोजिशन का नहीं लिखा जा सकता, खास कर वो कहीं ना कहीं को क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। कोई एडवर्ब, डायरेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेसमेंट है। ठीक, अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बना। तो प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, यही ना बोलते हैं, क्लियर हुआ बात। तो टू प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, समझ आ गया। और दोनों को मिला करके प्रेपोजिशन प्लस नाउन को मिला करके क्या बनता है, फ्रेज बनता है। फ्रेज में वो या तो एडजेक्टिव होगा नहीं तो एडवर्ब। तो रिप्लाई क्या चीज का कर रहा है, कहाँ का, कहाँ का रहा है, पटना। वेयर का रिप्लाई करने वाला एडवर्ब में कौन सा बनता है, एडवर्ब प्लेस, नहीं ये एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब प्लेस फ्रेज बनता है। समझा क्या, जो क्या चीज को डिनोट करा। कल क्या आगे चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, इतना ही रखना है क्या, ठीक है फिर मिलते हैं।